डॉक्टर लोहिया 12 अक्टूबर 1967 को देहांत हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई रहे नहीं। बच गए थे मधली में और ये जॉर्ज फर्नांडिस। थोड़े दिन तक जब चरण सिंह जब तक रहे तब तक उनके चरण सिंह के साथ चले। चरण सिंह की भी गांधीवादी नीति थी, लोहिया के साथ उनके मिलते जुलते थे, साथ चलते थे। लोहिया भी चरण सिंह को बहुत सम्मान करते थे, वो भी करते थे। लेकिन चरण सिंह की भी जब पराभव होने लगा, कमज़ोर पड़ गए, लोहिया चले गए, तो बच गए कौन? वे लोग आए, लालू आए कि नीतीश आए। मुलायम सिंह थे, वो समाजवादी आंदोलन से थे, लेकिन मुलायम सिंह फिर आ गए। तब उसमें जब पतन ही होता है, पतन, तो डॉक्टर लोहिया समाजवादियों को कहे थे, वो उसको बारके की बात है, उन्होंने कहा था समाजवाद के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन समाजवाद के रास्ते से फिसलना बहुत आसान है। फिसलोगे तो न जाने किस खाई में जाके गिरोगे, उस पतन का कुछ सीमा नहीं है। तो वही हुआ, जब फिसल गए लोग, फिसल गए तो अंतिम में गए ना। नेहरू के समय में हम लोग परिवारवाद का विरोधी करते थे, डॉक्टर लोहिया के समय में, और जो फिसले तो ये सभी परिवारवादी हो गए। उससे भी नेहरू के समय से भी घृणित परिवारवादी, घृणित, जिसको कहते हैं नंगा, नंगा राजनीति के परिवारवाद और वंशवाद का नंगा स्वरूप। अयोध्या की घटना घटी थी और जो वो विवादित ढांचे को जो ध्वस्त हुआ था, तो उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल मचा था। क्या हुआ, नहीं हुआ, गलत हुआ, सही हुआ। तो उस समय मैंने नज़दीक से देखा, मैंने कहा कि तो डॉक्टर लोहिया समाजवादी आंदोलन में रहते हुए कहा करते थे कि अयोध्या, काशी, मथुरा भारत माता के चेहरे पर ऐसा दाग घाव है कि किसी दिन अगर ये फटेगा तो भारत माता का संपूर्ण शरीर सिहर उठेगा। इसलिए आपसी तरीके से हो, चाहे जैसे भी हो, इस तीनों समस्या का निदान कर लेना चाहिए। तो ये कौन गलत क्या हुआ? तो मैं उस समय चंद्रशेखर जी के साथ रहते हुए भी अलग था। ऐसी परिस्थिति राजनीति की आ गई थी कि मैं, जिसको कहिए चौराहे पर खड़ा था कि रास्ता चुने, इधर जाए उधर जाए, कहाँ जाए, सब तरफ भटकाव देख रहा हूँ। समाजवादी लोग भटक गए, पथभ्रष्ट हो गए, और फिर मुझसे कोई आगे ऐसा है नहीं जो रास्ता भटकावे, बतावे। उसी आत्ममंथन में था, आत्मचिंतन में क्या करना है। तो उसी समय घटना घटी। तो मैंने उस समय अटल जी को पत्र भी लिख दिया था, है मेरे पास कॉपी, कि मैंने लिखा था कि आज जो भी घटना घटी है उस पर शर्म करने की कोई बात नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जो काम होना चाहिए था वो इतने विलम्ब से हुआ है, और डॉक्टर लोहिया भी यही चाहते थे। फिर उसके बाद वो आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद अडवाणी जी भी वहाँ गिरफ्तार हुई। ये भूचाल, और उस समय मैं द्वंद्व में था। तो आखिर द्वंद्व में सोचते सोचते मैंने कहा कि अब करना क्या चाहिए। तो मैं बीजेपी ऑफिस में पटना जाता था, कैलाशपति मिश्र जी थे, उनसे मैं मिलते रहता था, बड़े सज्जन थे। हाँ, वो भी संघ के प्रचारक से ही आए थे, जो प्रथम जनसंघ बना था उसमें आए थे दीनदयाल जी के समय पे। तो बैठ के उनसे चर्चा करते मिलते रहता था। वो भी बहुत स्नेह करते थे स्वयंसेवक के नाते। तो कल्याण सिंह जी का गांधी मैदान में कार्यक्रम था, उससे एक दिन पहले गए थे उनके पास। तो चर्चा होने लगी। तो उन्होंने कहा कि आप तो इधर उधर पत्र लिखते रहते हैं, लेख भी लिखते हैं, बयान भी देते हैं, तो इरादा क्या बनाया है करने का? अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि जो कुछ है सामने है, तो
आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि दो बात है, एक राजनीति की हैसियत से, दूसरे आप संघ के प्रचारक की हैसियत से आए हैं यहाँ और मैं स्वयं सेवक हूँ। तो आप संघ के प्रचारक के नाते ही बताइए कि इस समय एक स्वयं सेवक को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे से पर डाल दिए कहवाना चाहते हो तो मेरी इच्छा है कि आपको अब इस धारा के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो हमने कहा चलिए आपका आदेश हुआ तो मैं अब आप इस धारा के साथ जुड़ गया। तो उन्होंने कहा कल गांधी मैदान में कल्याण सिंह जी की सभा है, उसी सभा से आपकी घोषणा हो जाए। गांधी मैदान पटना में? पटना में। हमने कहा कि हो जाए। फिर उन्होंने तुरंत फ़ोन लगा के अडवाणी जी से पूछताछ करके उन्होंने कहा कि चलिए। फिर कल्याण सिंह जी की सभा में गांधी मैदान में मैं विधिवत घोषणा कर दिया कि मैं अब इस आंदोलन से मैं जुड़ गया। तो जुड़ गया तो 93 में मैं इस आंदोलन से जुड़ा और 90 से 93 तक इस बीच में जो मेरी स्थिति थी वह बहुत द्वंद्वात्मक स्थिति थी। मैं द्वंद्व में था। राजनीतिक रूप से मतलब किस तरफ जाना है ये सोच नहीं था। द्वंद्व में था, द्वंद्व में क्या जाए नहीं जाए, कैसे जाए, किधर जाए। जिन लोगों के साथ इतने दिन रहे वो लोग पथभ्रष्ट हो गए, दिशाविहीन हो गए, राष्ट्र विरोधी धारा बना रहे हैं। न लोहिया है, न कर्पूरी है, न चरण सिंह है, किसी का कोई दर्शन सिद्धांत नहीं है। मैं जिसको कहिए कि आत्म पीड़ा से कराह रहा था, उसी समय मुझे अब रास्ता लगा कि नहीं, ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ते रहेंगे और मैं किस किस को नेता मानूं। तो अंतिम में मैं कहूँगा कि प्रसंग कि मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था तो सभी एमपी बहुत लोग बैठते थे, कांग्रेस के भी कुछ नेता थे, मुझे बहुत स्नेह भी करते थे, सम्मान भी देते थे। तो उसी में एक बड़े नेता ने पूछा कि आप समाजवादी होकर भाजपा में क्यों गए? तो मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेसी होत करके प्रश्न पूछे हैं ना, लेकिन मेरी बात समझने के लिए आप ना कांग्रेसी रहिए और न मैं भाजपा हूँ, एक निष्पक्ष नागरिक के हैसियत से मैं कह रहा हूँ। तो बताइए, और कई साथी थे। तो मैंने कहा राजनीति में दो तरह के लोग आते हैं, एक स्वार्थ के लिए आते हैं, एक राष्ट्रभक्ति के लिए आते हैं। स्वार्थ के लिए आते हैं, उनको अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब जैसा तब तैसा जो करना पड़ता है सो करते हैं। जहाँ पाए वहाँ सर झुका दिया, जिसको पाए नेता मान लिए, जिसका पाए जय जयकार कर दिए। लेकिन जो राष्ट्र के लिए आता है वो ऐसा नहीं करता है। वो देखता है कि कौन है जो राष्ट्र के लिए हितकारी है, और वो इस बात का मूल्यांकन करता है कि वो उसके पास में जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, उससे श्रेष्ठ कोई है कि नहीं है, जहाँ जा कर के वो अपने को सर झुका के नमस्कार कर सके। तो मेरे सामने मैं मूल्यांकन किया तो मेरे सामने कोई था नहीं। मैं जयप्रकाश के साथ रहा, लोहिया के साथ रहा, कर्पूरी ठाकुर चरण सिंह के साथ रहे, कुछ दिन चंद्रशेखर के साथ रहे, और आप वर्तमान में जितने को उस धारा में गिनता हूँ तो वो सब मेरे सामने कुछ है ही नहीं। मैं उनको नेता मान ही नहीं सकता, वो नेता होने वो योग्य ही नहीं है। तो मैं एक वैसी मंथन में था तो मुझे लगा कि खोजें। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तुम एक ही तरफ क्यों देखते हो, और दूसरे तरफ देखो। तो कांग्रेस में देखा तो सबको देख लिया, तो फिर कहे चलो भाजपा में देखो तो खोजा। तो मुझे लगा चलो वर्तमान में जो भी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ही दो ऐसे हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो कहीं न कहीं मुझसे बौद्धिकता में हो, विचार में हो, व्यवहार में हो, श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ के आगे ही सिर झुकाना चाहिए। तो चलो वहीं चलते हैं, बाकी कहाँ इन निकृष्ट लोगों के आगे झुकते रहेंगे। बस मैंने उनकी स्वीकार कर लिया। अब बताइए कि इस कसौटी पर आपकी सोनिया गांधी कहीं टिकती है जो मैं सर झुका था? तो कांग्रेस ही थे। उन्होंने कहा कि
मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपकी कसौटी सही थी। सर मेरा एक सवाल रहता है बीच में, जैसे कि आपने उल्लेख किया कि ये 92 वाला पूरा आंदोलन चल रहा था और आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय आपके प्रदेश में लालू और यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम बड़ा चेहरा बन चुके थे समाजवादी नेताओं के तौर पर। उस वक्त आप जब उनको देखते थे तो कहीं आपको लगता था ये कि मतलब जो ये कर रहे हैं ये समाजवाद नहीं है, जो लोहिया ने हमें सिखाया या जो हमने उन लोहिया जी से सीखा ये वो चीज़ नहीं है? उसको देख के क्या समझते थे? देखिए, एक होता है सिद्धांत जन, एक होता है परिस्थिति जन। लालू, मुलायम सिंह, मायावती, चौटाला, ये जितने क्षेत्रीय दल के नेता हैं, ये राजनीति की परिस्थिति जन्य व्यवस्था की उपज है। क्यों? भाजपा के उस समय इतनी राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति थी नहीं। साम्यवादी दल जो थे राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी धारा अलग थी। और राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी में ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और दलित समाज के लोग हैं, उनको कहीं प्रतिष्ठा थी नहीं, पूजनीय। उनको वो दिखाने के लिए कठपुतली के जैसे उस शतरंज में चाल चले जाते हैं, उस हिसाब से रखते थे दिखाने के लिए। उनकी कोई पूछ नहीं थी। तो पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग माने सामान्यतः किसान सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। तो पिछड़े वर्ग के लोग और दलित समाज का जो एक वर्ग था, उन लोगों को कांग्रेस में जब सम्मान नहीं मिल रहा था, अब उनको सम्मान चाहिए। दूसरा, अयोध्या में जो राजीव गांधी ने जाकर के मंदिर का शिलान्यास कर दिया था, नहीं, मंदिर के आगे एक शिलान्यास किए थे जब 1989 का चुनाव हो रहा था। अच्छा। 89 में, 89 का चुनाव। हाँ, अच्छा। उस समय में सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहा था जनता दल से। अच्छा। तो उसके कारण एक बार ही मुसलमानों के बीच में जैसे लगा कि तूफान आया राजीव गांधी के करने से। तो सारे मुसलमान राजीव गांधी के खिलाफ हो गए उस घटना के कारण। एक घटना के कारण बहुत उग्र रूप से, क्योंकि मैं एक सीतामढ़ी में चुनाव लड़ रहा था तो पुपरी से सीतामढ़ी तक बाई रोड आ रहा था। उस रोड पर बड़े मुसलमान के गांव हैं। अच्छा। तो जब मैं चला तो मुसलमान के गांव में काफ़ी लोग इकट्ठा होते थे। मैं भाषण करने के बाद पैसा मांगता था तो मुसलमान लोग 10, 20, 5 रुपया भी झोली में डाल रहे थे। तो मैं मन ही मन सोचता था कि मुस्लिम समाज के लोग तो कांग्रेस से पैसा लेने वाले थे, आज दे रहे हैं, क्या कारण है? जब सीतामढ़ी तक पहुंचा महसौल में, तो जैसे सब सड़क पर बिलबिला रहा था। अच्छा। तो मंच पर गए तो रामचंद्रपुर में हमारे वहाँ कर्पूरी जी के साथ वाले समाजवादी आंदोलन के नेता थे जो संचालन कर रहे थे। उनको मैंने पूछा, पूर्वे जी ये मुस्लिम भाई सब क्यों इतने उतावले हैं? तो कहा आपको नहीं मालूम है, रेडियो नहीं सुने? हम कहा हम तो कैंपेन में हैं भर दिन, तो हम रेडियो कहाँ सुनते हैं। तो राजीव गांधी आज अयोध्या में शिलान्यास किए हैं मंदिर का, और ये न्यूज आया है, तब से मुसलमान सब आग बबूला हो गया है, बाल बच्चा। तो हम कहे अच्छा, उसी का इसकी प्रतिक्रिया है ये। अच्छा। तो एक मुस्लिम का विद्रोह होना और पिछड़े और दलित समाज के जो नेता थे उनके कांग्रेस के अंदर उनकी उपेक्षा, उपहास। तो ये पिछड़े दलित, पिछड़े समाज में जो ताकतवर थे, ताकतवर माने यादव, कोयरी, कुर्मी, जो संख्या बल वाले ताकतवर थे, तो पिछड़े समाज के जो लोग थे ताकतवर, अब मुस्लिम का अपने आप स्वतः गठबंधन हो गया। अच्छा, जो माई वाला फॉर्मूला, हम उनको माई कहिए, जाई कहिए, जो कहिए, जहाँ था। अब मायावती का उनका हुआ तो वो माई कहाँ है? हाँ, वो डाई है। वो सोशल इंजीनियरिंग हो जाती है। वो डाई है, वो माई नहीं है, वो डाई है। अच्छा। कहीं डाई बना, कहीं माई बना, और कहीं चौटाला है तो कहीं सी वाई बना। जहाँ जिस तरह से हुआ कि एक कांग्रेस विरोधी मुस्लिम लहर, राम आंदोलन के, अयोध्या कांड के बाद कट्टरपंथ का, मुस्लिम कट्टरपंथ का उदय,
और दूसरे तरफ जो कांग्रेस से जो प्रताड़ित थे पिछड़े और दलित समाज के नेतृत्व, उनके अंदर सत्ता की लालसा। तो ये दोनों का सहज स्वाभाविक गठबंधन हो गया कि भाई दोनों ने कहीं न कहीं राजनीति से तिरस्कृत और बहिष्कृत और अपमानित है, उनका बना। उस समय भारतीय जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रव्यापी उतना बड़ा प्रभाव नहीं था, और था भी तो इनके अंदर भी जो प्रदेश के स्तर पर नेतृत्व थे, उस नेतृत्व में पिछड़े और दलित लोगों का चेहरा, जिसको कहते हैं चेहरा, सर्कस में जो दिखाते हैं, वो चेहरा दिख नहीं रहा था। जो कल नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि एक समय था जब लोग कहते थे बनिया की पार्टी है, तो लोग कहते नहीं थे, बल्कि लोगों को दिखाई पड़ता था नेतृत्व के जगह पर कि ये पार्टी बनिया और ब्राह्मण की ही पार्टी है, क्योंकि उन्हीं का नेतृत्व देखता था। आज तो नरेंद्र मोदी पिछड़ा है ना, तेली है ना, तो हमारे बिहार में तेली भी बनिया में ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कहाँ कोई कह रहा है, कहाँ कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के जात के बारे में भी लोग नहीं पूछता है। तो क्योंकि नरेंद्र मोदी के काम में व्यापकता है और समग्रता है, समग्रता और व्यापकता, तो ये ऐसा नहीं था। और जो समाजवादी आंदोलन के कारण पिछड़े वर्ग में तूफान आया था कि डॉक्टर लोहिया बराबर जोर देते थे, उनका लेख है जो नया समाज नया मन, उसमें जो व्याख्यान दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि दलितों के लिए ऊंची जातियों का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, और दलितों के लिए तो कांग्रेस सोचती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इतना जो पिछड़ा वर्ग का जो समूह है, उसके बारे में हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल नहीं सोच रहा है। इसलिए समाजवादियों को उन पिछड़े वर्गों के बारे में सोचना चाहिए और इन पिछड़े वर्ग को संगठित करना चाहिए। इसलिए नारा लगा था डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, 100 में 60, कि उनमें से नेता को निकालो और आगे जाओ। और थ्योरी डॉक्टर लोहिया ने दिया था, चाहे काबिल हो या नाकाबिल, चाहे काबिल हो या नाकाबिल, उनको नेतृत्व दो और तब वो सीखेंगे। डॉक्टर लोहिया कहते थे एक है कि पहले योग्य बनो तब कुर्सी लो। डॉक्टर लोहिया कहते थे पहले कुर्सी दो तो कुर्सी के कारण योग्य स्वयं बनेगा। ये दोनों बुनियादी अंतर है। इसमें न पिछड़ावाद है और न इसमें दलितवाद है। इसमें कहीं न कहीं गंभीर आत्मवेदना है, वेदना। कि डॉक्टर लोहिया कहते थे 2 भूख होती है, एक मन की भूख और एक पेट की भूख। तब पेट की भूख तो रोटी से मिट जाएगी, लेकिन मन की भूख तो सम्मान से मिटेगा। तो पेट की भूख मिटाने के लिए तो बोलते हो, लेकिन मन का जो भूख है सम्मान, वो सम्मान के लिए क्या करना पड़ेगा, सम्मान। तो इसीलिए वो कहे थे डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। तो पिछड़ा एक शब्द था, लेकिन उसमें 5 थे। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पूरे महिला, उसमें कोई जात नहीं, समग्र महिला। उस समय के हिसाब से उस समय समग्र महिला एक ही श्रेणी में थी। और फिर तब था धार्मिक अल्पसंख्यकों में पिछड़ा, जो अभी पसमानदा की बात हो रही मोदी कह रहे हैं, उस पसमानदा तो कहते थे धार्मिक अल्पसंख्यकों में पिछड़ा। साफ उन्होंने लिखा था, शेख सैयद मुगल पठान ये तो अगड़ी जाति वाले हैं, इनके अंदर जोल्हा धुनिया गुजरा कबारी जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं ये शोषित हैं, इनको जोड़ो, उठाओ, सम्मान दिलाओ। तो उस समय ये आंदोलन चलता था। तो ये जुड़ा हुआ था जो अभी नरेंद्र मोदी पसमानदा कहते हैं, पसमानदा। तो लोग नहीं जाने हुए तो वो उनको लगता है। अब मुझे जब सुनता हूँ तो मुझे आनंद होता है कि ये तो डॉक्टर लोहिया पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों को सिखा के चले गए। हाँ, आज नरेंद्र मोदी उनको पिछड़ा के बदले पसमानदा इसलिए कहते हैं
कि मुस्लिम समाज के अंदर लोग उनको पासमंदा ही कहते हैं, उनके अंदर हम लोग उनको कहते थे पिछड़ा मुस्लिम। अब बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर का आरक्षण लागू हुआ था 26%, उसमें ये पिछड़ा मुस्लिम शामिल है। अब ये 27% जो है केंद्र में, उसमें भी पिछड़ा मुस्लिम शामिल है। ये नहीं है कि नहीं है, शामिल है। तो ये जो आप कहे वो परिस्थिति जन्य ऐसी राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति बन गई थी, जिस परिस्थिति के कारण क्षेत्रीय स्तर पर मुसलमानों ने वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के साथ अपना संबंध जोड़ा, क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। और एक तरफ अयोध्या आंदोलन बढ़ रहा था, तो एक तरफ उनको ये हिंदू जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तो उसमें दिख रहा था कि हिंदुत्व का जो उभार आ रहा है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। कांग्रेस ने तो अपना पल्ला साफ कर लिया, शिलान्यास करके राजीव गांधी ने बता दिया कि वो चले गए हिंदुत्व वाले के पक्ष में। तब किसके साथ, तो जो प्रदेश में जो जाति के नेता सब थे, उन नेताओं के साथ जुड़ गए कि इनका जुड़ गए। एक मुसलमान का था अयोध्या आंदोलन को रोकना, और इधर जो क्षेत्रीय स्तर पर हिंदू में जो जाति के नेता सब थे, उनको था इनके सहयोग से सत्ता को लेना। ये तात्कालिक उद्देश्य है दोनों का। इसका मुस्लिम समाज का है दीर्घकालीन है कि हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव को रोकना। और इनका तात्कालीन था क्या, कि तात्कालीन इनके सहयोग से सत्ता पर काबिज होना। ये देखिए कैसे मिलता है सो। तो ये अपने दीर्घकालीन चले, मुस्लिम कट्टरपंथ जो था उनका दीर्घकालीन। और ये हिंदू में जो सत्तावादी पिछड़े वर्ग के और जात के जो नेता निकले थे, उनका था तात्कालीन सत्ता करना। और दोनों का जब तात्कालीन उद्देश्य जब एक साथ जुड़ा सत्ता के लिए, तो फिर उसमें सिद्धांत कहाँ, आदर्श कहाँ। जब कोई आदर्श ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई कार्यक्रम ही नहीं है, तो एक ही कार्यक्रम होता है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो ये गठबंधन कैसा। तो जब जैसा तब तैसा। अब इसके लिए जब गिरने लगता है ना समाज, तो एक बात गौर करिए, पीड़ा की बात डॉक्टर लोहिया लिखते हैं, जब गिरता है समाज तो कहाँ तक गिर जाता है। तो गिरता है समाज तभी तो हमारी दृष्टि में गिरावट आती है। हल्दी घाटी का युद्ध है, अकबर का सेनापति मान सिंह हिंदू है, महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खासूर मुसलमान है। अब इस दृष्टि पर कभी इतिहास को लोग पढ़ते हैं। अकबर का सेनापति मान सिंह है और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खासूर मुसलमान है, इतिहास में है। और महाराणा प्रताप का चेतक घायल होता है जब संकट में है, तो हकीम खासूर महाराणा प्रताप को कहता है कि मैं रोकता हूं, तुम्हारा बचा रहना भी जरूरी है, तुम निकल के निकलो। तो इतिहास के इस पक्ष को भी डॉक्टर लोहिया इस पक्ष को भी देखते थे कि हिंदू में अगर राष्ट्र विरोधी है, और अगर किसी दूसरे मुसलमान ईसाई में भी राष्ट्रभक्त है, तो अगर हम राष्ट्रीयता की कसौटी कसेंगे, तो जो भी हिंदू अगर राष्ट्र विरोधी है, तो हमारे लिए उसी तरह सम्मानित रहते हुए भी उनसे निर्ममतापूर्वक लड़ना पड़ेगा। जिसमें उदाहरण दिया करते महाभारत का, कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे सम्मानित लोग के रहने एक तरफ हो जाने पर भी राष्ट्र धर्म के सवाल आया, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि यहाँ धर्म और अधर्म की बात है, एक तरफ व्यक्ति स्वार्थ है, एक तरफ राष्ट्र धर्म है, तुमको चुनना है। तो ये लोहिया की व्याख्या थी। तब हिंदू मुसलमान से दृष्टि अलग करना पड़ेगा, अलग। आखिर झांसी की रानी लड़ रही थी, तो एक तरफ झांसी की रानी है, दूसरे तरफ झांसी की रानी के जो प्रधान तोपची है, जो उनके भी
सेनापति का जो करने वाला गौस खां इतिहास में है, मुसलमान है। और वही जब रानी झांसी घायल हुए तो गौस खान ने अंतिम समय में कहा तुमने करके तुम भागो तब तक मैं इनको उतनी देर तक रोक लूँगा, तुम निकल जाओ। और उनको निकाल दिया। तो महारानी की झांसी आगे कहानी है। तो ये दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष जो हमारे किसी भी अगर राष्ट्र धर्म की कसौटी कसेंगे, राष्ट्र धर्म, तो राष्ट्र धर्म की कसौटी पर अगर मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार भी अगर राष्ट्र धर्म के विरुद्ध है तो वो मेरा सगा होते हुए भी दुश्मन है। और राष्ट्र धर्म के युद्ध में पराया भी अगर मेरे साथ है तो राष्ट्र धर्म के युद्ध में पराया भी साथ है तो वही मेरा सगा है, वही मेरा सगा है। ये जिसको कहते हैं कसौटी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है ये हिंदुस्तान का, और दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। एक तरफ राष्ट्रीयता, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं और एक तरफ मान सिंह से नाता भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। एक तरफ राष्ट्र धर्म, राष्ट्रप्रियता की पृथ्वीराज का जय जयकार करते हैं और जयचंद से नाता भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। यही द्वंद्व है, यही द्वंद्व है, यही द्वंद्व है कि अगर मान लीजिए द्वंद्व तो ये जिस चीज को आपने कहा ना कि वो उनका वो डॉक्टर लोहिया 12 अक्टूबर 1967 को देहांत हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई रहे नहीं, बच गए थे मधली मैं और ये जॉर्ज फर्नांडिस। थोड़े दिन तक जब चरण सिंह जब तक रहे तब तक उनके चरण सिंह के साथ चले। चरण सिंह की भी गांधीवादी नीति थी, लोहिया के साथ उनके मिलते जुलते थे, साथ चलते थे। लोहिया भी चरण सिंह को बहुत सम्मान करते थे, वो भी करते थे। लेकिन चरण सिंह की भी जब पराभव होने लगा, कमज़ोर पड़ गए, लोहिया चले गए, तो बच गए कौन? वे लोग आए, लालू आए कि नीतीश आए। मुलायम सिंह थे, वो समाजवादी आंदोलन से थे, लेकिन मुलायम सिंह फिर आ गए। तब उसमें जब पतन ही होता है, पतन, तो डॉक्टर लोहिया समाजवादियों को कहे थे, वो उसको बारके की बात है, उन्होंने कहा था समाजवाद के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन समाजवाद के रास्ते से फिसलना बहुत आसान है। फिसलोगे तो न जाने किस खाई में जाके गिरोगे, उस पतन का कुछ सीमा नहीं है। तो वही हुआ, जब फिसल गए लोग, फिसल गए तो अंतिम में गए ना। नेहरू के समय में हम लोग परिवारवाद का विरोधी करते थे, डॉक्टर लोहिया के समय में, और जो फिसले तो ये सभी परिवारवादी हो गए। उससे भी नेहरू के समय से भी घृणित परिवारवादी, घृणित, जिसको कहते हैं नंगा राजनीति के परिवारवाद और वंशवाद का नंगा स्वरूप, जिसको समाजवादी लड़ते थे, डॉक्टर लोहिया लड़ते थे। संजोग है देश का नरेंद्र मोदी उसको राष्ट्रीय स्तर पर टारगेट बनाए हुए हैं कि वंशवाद और समाजवाद, वंशवाद और परिवारवाद से राष्ट्र को मुक्ति दिलाना है प्रथम। और तब उन्होंने जो और व्यापक कहा, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि परिवारवाद केवल राजनीति में नहीं है, परिवारवाद हिंदुस्तान के सभी जगह है, सभी जगह है। सभी जगह माने कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, व्यापार जगत में है। बहुत बड़ी लड़ाई है ये। आप लोग भी युवा हैं इस देश के, परिवारवाद माने करते हैं राजनीतिक परिवार नहीं, राजनीतिक परिवारवाद, प्रशासनिक परिवारवाद, न्यायिक परिवारवाद, औद्योगिक आर्थिक परिवारवाद। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि किसी चीज़ को देखो तो व्यापकता में देखो, व्यापकता में, कि जितने बड़े उद्योग हैं, कोई उद्योगपति, उनके सब में देखिए परिवारवाद है। उनके बोर्ड में, उनके सब कुछ संचालन में जहाँ है उनके परिवारवाद है। सरकार ने कानून बनाया कि उस उद्योगपतियों के बोर्ड में एक महिला को रहना होगा, तो उन्होंने अपने ही जाति बिरादरी, अपने घर परिवार के महिला के नाम पर उसको रख दिया।
खानापूर्ति कर दिया। न्यायपालिका में तो देखते हैं ये युद्ध छिड़ा ही हुआ है, और न्यायपालिका में जब युद्ध छिड़ा हुआ है तो एक तरफ कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग हैं जो मौन है, कहते हैं भले भले ये सुप्रीम कोर्ट में या नरेंद्र मोदी में लड़ाई है, हमको इस बीच में क्या पड़ना है, बल्कि वो उल्टे न्याय के विरुद्ध बोलते हैं। तो इसी बात को देखिए, कपिल सिब्बल हो, मनु सिंघवी हो, बाकी जो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों का तर्क तो अलग होगा ही, और छोटे लोगों का तर्क क्यों कि उनको न पेट की भूख है और न मन की भूख है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जो लोग या बड़े लोग हैं प्रशासनिक सेवा में या वकालत खाना में या उद्योग में, जो बड़े लोग, उन बड़े लोगों को न पेट की भूख है और न मन की भूख है। और एक तरफ हिंदुस्तान में लोग हैं जिनको पेट की भी भूख है और मन की भी भूख है। एक है जिनको पेट की भूख, मन की भूख नहीं है, पेट की भूख है। जैसे ऊंची जाति के गरीब हैं, उनको पेट की भूख है, लेकिन मन की भूख नहीं है।